हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जी के में। जिस बच्चे को अग्निपथ स्कीम या अग्निवीर स्कीम के बारे में नहीं पता, वो सीधा लिंक पर जाकर देख ले, ठीक है। उसको प्रॉपर तरीके से मैं विद पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। चाहे उम्र हो, योग्यता हो या 4 साल की सैलरी पैकेज हो, ये सारे सिस्टम आपको मैंने प्रॉपर इस वीडियो में बताया, जो आज अपलोड किए मैंने 10 बजे, ठीक है। जा करके आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो आज हम हिस्ट्री का, इतिहास का 10th क्लास का 4th चैप्टर करने जा रहे हैं, एक ग्लोबल विश्व। इसका मतलब क्या है? एक ग्लोबल विश्व में जो हो रहे उपनिवेश का विस्तार किस प्रकार, कहां कहां पर बढ़ रहा था, बीमारी कौन कौन सी, उन पर फतह कैसे की जा रही थी, 19वीं सदी में वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था क्या निर्माण था। ये जैसे कि स्लाइड में दे रखा है, पार्ट 1 करेंगे, काफी लंबा चैप्टर है इसलिए। पहले विश्व युद्ध का प्रभाव विश्व के अंदर क्या पड़ा और बड़े पैमाने पर उत्पादन कौन कौन से, आर्थिक मंदी के बारे में आज और कल, जो कि मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 में हम करेंगे विद क्वेश्चन के साथ, हर क्लास को जैसे मैं करवाता हूं। भारतीय व्यवसाय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति की जानेंगे, बैटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस और आधुनिक भूमंडलीकरण, इन दोनों के बारे में जानेंगे हम। बैटन वुड्स इंस्टीट्यूशन और आधुनिक भूमंडलीकरण के बारे में प्रॉपर जानेंगे आज और कल दोनों ही पार्टों में, ठीक है। विद क्वेश्चन के साथ मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपके सामने क्या क्या स्थिति थी पूरे ग्लोबल के अंदर, ठीक है। ऐसा सदियों से होता आया है कि व्यापार के कारण विचार और संस्कृति का आदान प्रदान होता रहा है। विचार भी बदले हैं और हमारी संस्कृति इधर से उधर भी हुई है। इस आदान प्रदान के कारण दुनिया के विभिन्न देश आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि एक देश से दूसरे देश में जाना, पर्यटनों का या घूमना फिरना, ये सारी चीजें। सिंधु घाटी की सभ्यता के युग में विभिन्न देशों के बीच आपसी संपर्क हुआ करता था, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। और यह बात है कि आधुनिक युग में यह संपर्क तेजी से बढ़ा है। आज के समय में तेजी से पर्यटन स्थल भी बढ़ रहे हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है, कुल मिला के ये है। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने, सिल्क रूट कैसे, क्या है सिल्क रूट, या सिल्क रूट के बारे में मैंने आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ 9th क्लास के अंतर्गत। जो व्यापार मार्ग चीन को पश्चिमी देशों और अन्य देशों से जोड़ता था, पश्चिमी देश थे, ठीक है, उसे सिल्क रूट कहा जाता है। उसे जमाने में कई सिल्क रूट हुआ करते थे। कौन कौन से सिल्क रूट थे? सिल्क रूट ईसा युग की शुरुआत में थे, जो मैंने बोला ना, ईसा युग, ईसवी तो कहलाई इधर, ठीक है। जैसे कि आज के समय में ईसवी 19वीं ईसवी या 19वीं शताब्दी होती है, जैसे 1901 ईसवा बोल देते हैं। और ईसा पूर्व जो होता है, मैंने प्रॉपर तरीके से आपको विद प्रैक्टिकली आपको समझाया है, ठीक है, इसको कि ईसा पूर्व एडी ईडी ये कब कहलाते हैं, ठीक है। तो पहले अस्तित्व में था और 15वीं सदी तक ये बरकरार रहा। सिल्क रूट से होकर चीन के बर्तन दूसरे देशों तक जाते थे। इसी प्रकार यूरोप से एशिया तक सोना और चांदी इसके सिल्क रूट आते थे। नेक्स्ट है आपके सामने, सिल्क रूट के रास्ते ही ईसाई, इस्लाम, बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में पहुंच पाए थे, ठीक है, इसी सिल्क के कारण। ये जैसे कि चित्र है, चीन की एक गुफा है जो पेंटिंग में दर्शाया गया है, कि सिल्क मार्क के पेंटिंग के बारे में दर्शाया गया है ये, ठीक है। कैसे कैसे आते जाते होंगे, पहले सिल्क रूट के मतलब एक सिल्क के माध्यम से, ठीक है, व्यापार जो होता था। और ये 8वीं सदी, गुफा 217 और मोगाओ ग्रेटज गंशु चीन में अंतर्गत है, ठीक है। नेक्स्ट है, भोजन की यात्रा कैसे होती होगी, फूड टूर कैसे होता होगा। व्यापार के कारण एक देश का भोजन दूसरे देश तक पहुंचा, और इसको समझने के लिए न्यूडल का उदाहरण लेते हैं। जो न्यूडल खाते हो ना आप, यह चीन की देन है, जो आज पूरी दुनिया में विभिन्न रूप से इस्तेमाल होता है। भारत में सेवइयों के रूप में इस्तेमाल होता है, तो इटली में इसे स्पैगेटी कह के रूप में कहा जाता है, ठीक है। ये आपके सामने चित्र, इसको पढ़ लेता इन पीडीएफ के अंतर्गत मैं आपको डाल दूंगा, और बेस्ट तरीके से पढ़ना, ठीक है। आज आलू, टमाटर, मिर्च, सोया, मक्का, मूंगफली, शकरकंद पूरी दुनिया में आम खाद्य पदार्थ की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी भाषा समझ में नहीं आती तो प्रॉपर दोबारा से मेरी इस चैप्टर को देखें, क्योंकि मैंने लैंग्वेज इसमें कोई यूएसए और ब्रिटिश दोनों अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज होती है, वो तो डाली नहीं है, हिंदी डाली। आपकी ये भी समझ में नहीं आ रही तो बात दूसरी है। फिर आपको जानकर तजुर्बा होगा कि ये पदार्थ यूरोप में तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिका महाद्वीप को खोजा था, ठीक है, गलती से खोजा था। वो आया कहाँ था, कहाँ आया था, इन कमेंट मुझे बताना इसको, ठीक है। आलू ने यूरोप के लोगों का जीवन ही बदल दिया। आलू ने यूरोप के लोगों को एक ऐसा विकल्प दिया कि बेहतर खाना खा सके और अधिक दिन तक
जी सके। आयरलैंड में आलू पर निर्भरता इतनी बढ़ चुकी थी कि जब 1840 के दशक में किसी बीमारी से आलू की फसल तबाह हो गई तो कई लाख लोग भूखे मर गए, सिर्फ आलू की वजह से। इसका अकाल आयरिश अकाल के नाम से जाना जाता है। पूछ लेगा आपसे आयरिश अकाल कहाँ पर पड़ा था, तो वो आयरलैंड के अंतर्गत पड़ा था। ठीक है, ये आप जान सकते हो। इसमें फोटो के से अंदाजा लगा लिया करो, ये इसलिए मैंने इमेज पर आपके सामने रख रखी है। बीमारी, व्यापार और फतह, इलनेस, बिजनेस एंड विक्ट्री। 16वीं सदी में, 16वीं सदी का मतलब होता है 1500 के आसपास की बात कर रहा है। 16वीं सदी में यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका के देशों के लिए समुद्र मार्ग खोज लिया। नए नए समुद्र मार्ग की खोज ने न सिर्फ व्यापार को फैलाने में मदद की, बल्कि विश्व के अन्य भागों में यूरोप की फतह की नींव भी रखी। ठीक है, अमेरिका के पास खनिजों के अंकुर भंडार थे और यहाँ अनाज भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता था। अमेरिका को अनाज और खनिजों की दुनिया में अन्य भागों के लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल दिया था। ठीक है, उस समय की बात है, कब की, ये 1500 के आसपास। 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाल और स्पेन द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों की अहम शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यूरोपियन की यह जीत किसी हथियार के कारण नहीं, बल्कि एक बीमारी के कारण संभव हो पाई। चेचक की बीमारी ने यूरोप के लोगों पर पहले ही आक्रमण किया था, इसलिए यूरोप के लोगों के शरीर में इस बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधन क्षमता विकसित हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन तब तक अमेरिका दुनिया के अन्य भागों में अलग थलग हो चुका था। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपको समझ में नहीं आती या आपके लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो आपको मैंने पहले 9th क्लास 8th क्लास, ये बेसिक है आपके, उनको समझना होगा, जब आके आकर के आप 10th क्लास को समझ सकते हो। ठीक है, इसलिए अमेरिकी लोगों के शरीर में चेचक से लड़ने के लिए प्रतिरोधन क्षमता विकसित नहीं हुई थी। जो यूरोप के लोग अमेरिका पहुंचे तो अपने साथ चेचक की जीवाणु ले गई। बताओ। ठीक है, इससे इससे क्या हुआ कि अमेरिका के लोगों ने चेचक की बीमारी फैलने लगी और इस बीमारी ने अमेरिका के कुछ भागों में पूरी आबादी साफ कर दी। इस तरह से यूरोपियन लोगों की अमेरिका पर आसानी से जीत हासिल कर दी गई। ठीक है, 19वीं सदी तक यूरोप में कई समस्या बिना कोई लड़ाई झगड़े के इन्होंने बस ये यहाँ से वहां गए और इनके अंतर्गत ये क्षमता थी उसको झेलने की बीमारी के चेचक को, लेकिन अमेरिका के अंतर्गत सदस्य के अंदर ये नहीं थी, तो वो मरने लगे काफी मात्रा में, इनसे दूर भागते होंगे या इन्हें छोड़कर जाना पड़ा होगा मजबूरी इस बीमारी के कारण। जैसे गरीबी, बीमारी और धार्मिक टकराव, धर्म के खिलाफ बोलने वाले कई लोग सजा के डर से अमेरिका भाग गए थे। उन्होंने अमेरिका में मिलने वाले अवसरों को भरपूर इस्तेमाल किया और इससे उनकी काफी तरक्की हुई। 18वीं सदी तक भारत और चीन दुनिया के सबसे धनी देश हुआ करते थे, लेकिन 15वीं सदी से ही चीन ने बाहरी संपर्क पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया और दुनिया की बाकी हिस्सों से अलग थलग हो गया। चीन के घटते प्रभाव और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व के व्यापार में केंद्र बिंदु यूरोप की तरफ शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, ये अपने आप मार खाया, कौन? चीन। 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 तक की बात करेंगे हम, कि 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही थी और इस अवधि में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी क्षेत्र में बड़े जटिल बदलाव हुए। उन सब बदलाव की वजह से विभिन्न देशों के रिश्तों के समीकरण में अभूतपूर्व बदलाव आए। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान 3 प्रकार के होते हैं: व्यापार का आदान प्रदान, श्रम का और पूंजी का। ये 3 होते हैं, महत्वपूर्ण है आज के समय में भी। वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण क्या था कि यूरोप में भोजन के उत्पादन और उपभोग का बदलता स्वरूप। पारंपरिक तौर पर ऐसा देखा गया कि हर देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहता था। ठीक है, खुद ही उगाएं और खुद ही खाएं और खुद ही अपने, मतलब आयात निर्यात करने में बहुत ही खर्चा हो जाता होगा। ठीक है, इसी कारणवश वो अपना आत्मनिर्भर रहना चाहते थे। लेकिन यूरोप में भोजन के लिए आत्मनिर्भर होने का मतलब था कि लोगों के लिए घटिया क्वालिटी का भोजन मिलना। पता इनकी एक नकारात्मक सोच होगी। 18वीं सदी में यूरोप की जनसंख्या में भारी वृद्धि के कारण भोजन की मांग में भी तेजी से वृद्धि हुई और सरकार को जमींदार के दबाव के कारण मक्के का आयात नियंत्रण लगाना पड़ा। इसके फलस्वरूप ब्रिटेन में भोजन की कीमतें बढ़ गई। इसके बाद उद्योगपतियों और शहर लोगों ने सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया कि कॉर्न लॉ समाप्त किया गया है। ये लॉ थी उस समय की लॉ, जैसे कि मार्शल लॉ होती है, उस समय कॉर्न लॉ भी चल रहा था, उसको समाप्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 मिनट। हाँ, कॉर्न लॉ को हटाने का प्रभाव क्या था? इफेक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ कॉर्न लॉ। ठीक है, कॉर्न लॉ के समाप्त होने से बाहर से सस्ता अनाज ब्रिटेन में आयात होने लगा और ब्रिटेन में उपजाया जाने वाला अनाज महंगा था, इसलिए सस्ते आयात के आगे टिक नहीं सकता था। ये सबसे बड़ी कमी थी। ठीक है, ठीक है, किसानों ने खेती की
जमीन का एक बड़ा हिस्सा खाली छोड़ दिया और लोग भारी संख्या में बेरोजगार हो गए। इसके परिणाम स्वरूप गांवों से भारी संख्या में लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे, जाने लगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा होने लगा, कई लोगों से तो रोजगार की तलाश में विदेश की तरफ भी पलायन करने लगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर कुछ होने था, जो थी वो महंगी हो गई थी। ठीक है, दाम घटने से ब्रिटेन में खाने पीने की चीजों को मांग बढ़ने लगी और औद्योगिकरण के कारण की आमदनी भी बढ़ने लगी। इसलिए ब्रिटेन में अतिरिक्त भोजन आयात करने की जरूरत होने लगी और इस मांग को पूरी करने के लिए यूरोप या अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया जमीन के एक बड़े हिस्से को साफ किया जाने लगा। ठीक है, इसकी पूर्ति के लिए अनाज के खेतों में बंदरगाह तक सही समय पर पहुंचाना भी जरूरी हो गया और इसके लिए रेल लाइन बिछाई गई और खेतों को बंदरगाह से जोड़ा गया। खेतों पर काम करने के लिए आसपास नई आबादी बसाने की जरूरत भी महसूस हुई और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्र से इन स्थानों तक पूंजी आने लगी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया मजदूरों की किल्लत हो रही थी। इस काम को पूरा करने के लिए लोग भारी संख्या में पलायन कर रहे थे और पहुंचने लगे वहां पर। 19वीं सदी में लोग लगभग 5 करोड़ लोग यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे। ठीक है, पलायन कर चुके थे। मतलब इस अवधि में पूरी दुनिया के विभिन्न भागों में 15 करोड़ लोगों का पलायन हुआ और इस तरह से 1890 के दशक आते आते कृषि क्षेत्र में एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण हो चुका था। इसके साथ श्रम और पूंजी के प्रभाव, तकनीकी बदलाव के क्षेत्र में बड़े ही जटिल बदलाव आए। ठीक है, नेक्स्ट है तकनीकी की भूमिका क्या थी। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। इस दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण से टेक्नोलॉजी ने एक अहम भूमिका निभाई। उसमें टेक्नोलॉजी इसने जोड़ दिया। इस युग के कुछ मुख्य तकनीकी खोज रेलवे, स्टीम शिप होते हैं, जो शिप होते हैं ना वो समुद्री, टेलीग्राफ जो थे। ठीक है, ये रेलवे ने बंदरगाह आंतरिक भूभाग को आसपास में जोड़ दिया। स्टीम शिप के कारण माल की भारी मात्रा में अंतरिक्ष के पार ले जाने का आसना किया, अटलांटिक जो होता है। और टेलीग्राफ की मदद से संचार अवस्था में तेजी आई और इससे आर्थिक लेने देने बेहतर रूप से होने लगे। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको समझने वाली योग्य वाली बात है और तो कुछ नहीं है बस। हाँ, नेक्स्ट है मीट का व्यापार और पढ़ेंगे। मीट के व्यापार के बारे में। मीट का व्यापार इस बात का बहुत अच्छा उदाहरण है कि नई टेक्नोलॉजी से किस तरह आम आदमी का जीवन बेहतर हो जाता है। 1870 के दशक तक जानवरों को जिंदा ही अमेरिका से यूरोप ले जाया जाता था और जिंदा जानवरों को जहाज से ले जाने की कई परेशानी होती थी। वे ज्यादा जगह लेते थे और कई जानवर रास्ते में बीमार हो जाते थे और या मर भी जाते थे। इसके कारण यूरोप में ज्यादातर लोगों के लिए मीट एक विलासत की वस्तु हो गई थी। ठीक है, रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी की बदल दी। अब जानवरों को अमेरिका में हलाल किया जा सकता था और प्रेसिडेंट मीट को यूरोप में ले जाया जा सकता था। इससे जहाज में उपलब्ध जगह का बेहतर इस्तेमाल संभव हो पाया। इससे कीमतें गिर गई और यूरोप में मीट अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगा। अब आम आदमी भी नियमित रूप से मीट खा सकता था। और आप पढ़ लेना। ठीक है, मीट वाट है। 19वीं सदी का उत्तरार्ध और उपनिवेशवाद। एक तरफ व्यापार के फैलने से यूरोप के लोगों की जिंदगी बेहतर हो गई और दूसरी तरफ उपनिवेशी को लोगों को इसका बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, जब अफ्रीका के आधुनिक नक्शे के गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर देशों की सीमाएं सीधी रेखा में है, तो अन्य महादेशों को देखने को नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि जैसे कि छात्र ने सीधी रेखाएं खींच दी हों। 1885 में यूरोप की बड़ी शक्तियां बर्लिन में मिली और अफ्रीका महादेशों को आपस में बांट लिया। इस तरह से अफ्रीका के ज्यादातर देशों में सीमाएं सीधी रेखाएं में बनी गई हैं। ठीक है, आप देख भी सकते हो इसमें। अब जो रिंडरपेस्ट है, ये क्या है? रिंडरपेस्ट है मवेशियों का प्लेग। कैसा था उस समय? रिंडरपेस्ट मवेशियों में होने वाली एक बीमारी है। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट के एक उदाहरण बताता है कि किस तरह की एक बीमारी किसी भूभाग में शक्ति के समीकरण को भारी तौर पर प्रभावित कर सकती है। अफ्रीका वैसा महादेश था जहां पर जमीन और खनिजों का अकत भंडार था। यूरोपीय लोग खनिज और बागानों में धन कमाने के लिए अफ्रीका पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां मौजूद मजदूरों की भारी कमी झेलनी पड़ी और अफ्रीका की आबादी बहुत कम ही थी। वहां संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे और इसलिए वहां के लोगों ने जरूरत को आसानी से पूरा किया और इसलिए अधिक मेहनत ताना देने के लिए बावजूद अफ्रीका के लोग मेहनत नहीं करना चाहते थे। उन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं थी कि वे पैसे कमाने के लिए काम करें। ठीक है, राजा इसलिए तो नहीं थे। यूरोपीय लोगों ने अफ्रीका के लोगों को रास्ते पर लाने के लिए कई तरीके अपनाए। उनमें से कुछ नीति, जैसे कि लोगों को इतना अधिक टैक्स लगाया कि उसे केवल वो ही अदा कर पाते जो खाना और बागानों में काम करते।
बस ये चालाक तो बहुत ही शुरू से ही, कौन, फरंगी लोग, यूरोपीय गए। और उत्तराधिकारी के कानून को बदल दिया गया। अब किसी भी परिवार का एक सूर्य सदस्य जमीन का उत्तराधिकारी बन सकता था और इससे अन्य लोगों को मजदूर करने में बाध्य होना पड़ा। खान में काम करने वाले मजदूरों को कैंपस के भीतर ही रखा जाता था, उन्हें खुला घूमने में छूट नहीं थी, बताओ। ठीक है। और इसके बाद हम रेंडर शो का प्रकोप पर पढ़ लेते हैं, फिर भारत में बंधुआ मजदूरी कल पढ़ेंगे। ठीक है। अब रेंडर पेस्ट का प्रकोप क्या है? रेंडर पेस्ट का प्रकोप जो था अफ्रीका में आगमन 1880 के दशक में जब आखिरी में हुआ था। यह बीमारी उन मवेशियों के साथ आई जो ब्रिटिश एशिया में लाए गए थे। उसमें इटालियन सैनिक पूर्व अफ्रीका के एरियाटिक आक्रमण कर रहे थे और इन मवेशियों को उन सैनिकों को राशन के लिए लाया गया जो रेंडर पेस्ट पूरे अफ्रीका में किसी जंगल के आग की तरह फैल गई। यह बीमारी इतनी तेजी से फैली कि 1892 में आते आते बीमारी अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंच चुकी थी। इस दौरान रेंडर पेस्ट ने अफ्रीका के मवेशियों की आबादी 90% हिस्सा साफ कर दिया, बताओ। और अफ्रीका के लिए मवेशियों को नुकसान होने का मतलब था कि रोजी रोटी पर खतरा होना। अब उनके पास खान और बागानों में मजदूरी करने के अलावा कोई पास चारा नहीं था और इस तरह से मवेशियों के एक बीमारी की यूरोपियन का अफ्रीका में अपना उपनिवेश फैलाना शुरू कर दिया। अमेरिका में भी ये किया, अफ्रीका में भी किया इन्होंने। ठीक है। तो आज मेरी ये क्लास जो है आज यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने भाइयों से विदा लेना चाहता हूँ और सभी भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि अंतिम छोर पर आए हैं। अब हिस्ट्री, आई थिंक आज मेरी वो ज्योग्राफी की भी क्लास समाप्त हो चुकी है और पॉलिटी की तो परसों हो गई थी। आज ये 4th चैप्टर आपके सामने है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। आई थिंक इस वीक ये हिस्ट्री की क्लास सभी समाप्त हो जाएंगी और बहुत अच्छे तरीके से मेरा बैच चला है और इसी प्रकार से जो नेक्स्ट बैच होगा उसमें और जोर से और अच्छे तरीके से बेसिक लेवल से मैं अलग कंटेंट के तरफ, ना कि इन क्लासों को पढ़ाऊं, अलग कंटेंट पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से जीके के पोर्शन से रिलेटेड, ठीक है, होगा सब कुछ। ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने भाइयों से विदा लूंगा और सभी से यही कहना चाहता हूं कि लगन से लगे रहो और पढ़ते रहो बस। ठीक है। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना। और अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं भी मेरे से मेरी जो जीभ है स्लिप हो जाती हो या कहीं पर गलत बोल जाते हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ अपने भाइयों से और बहनों से। ठीक है। और इसी प्रकार से जुड़े रहो और इसी प्रकार से हम लगे रहेंगे। ठीक है। तो शेयर कर दो, सभी भाइयों को बता दो कि फ्री क्लास चल रही है ऑन यूट्यूब पर, वो भी जीके को लेकर के। ठीक है। जय हिंद।